वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था, जिसमें लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पितृहंता वंश कंप्लीट कर लिया था, हर्यक वंश, और उसके बाद हमने एक और वंश सुनाग वंश कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद आज हम देखेंगे नंद वंश, है ना। आप लोग देखो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज, है ना। और अगर वीडियो में आपको लगता है कुछ कमी रह गई है तो आप उस पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं ना। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दे सके ना। तो आप लोग अपना फीडबैक दिया करिए, और फीडबैक आप जब भी दे पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, उसको लाइक भी किया करें, उसको शेयर भी किया करें। आगे हम बात करेंगे नंदवंश की। नंदवंश जो था ना, ये ऐसे करके मालूम उसका नाम रखा गया नंद। नंद का मतलब नव, नव राजाओं का एक वंश। ये वो वंश है जिसमें 9 राजाओं ने क्या किया है, शासन किया है। तो जो नंदवंश था, इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 344 से। कहां से शुरू हो जाता है? 344, और 344 से लेकर चलेगा 324 बीसी तक। 324 बीसी तक होगा। इस नंदवंश का जो संस्थापक था, इसका संस्थापक था महानंद। देखो थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए समस्या हो जाती है। तो नंदवंश को स्टार्ट किया था किसने? महानंद ने। ये जो महानंद था, ये इस वंश का संस्थापक माना गया है। हालांकि इसके नेतृत्व में वंश ज्यादा टाइम तक नहीं चला है, क्योंकि इसकी हत्या खुद कर दी गई एक शूद्र दासी पुत्र के द्वारा। तो एग्जाम कभी कभी पूछता है कि महानंद की हत्या किसके द्वारा की गई, तो याद रखना ये संस्थापक था। और अब मगध की सत्ता इसके हाथ में आई थी, और जब सत्ता इसके हाथ में आई तो इसने उस सत्ता का मिसयूज करना शुरू किया, और उसी मिसयूज में इसकी हत्या कर दी गई एक शूद्र दासी पुत्र के द्वारा। तो सुनेंगे, इसकी हत्या एक शूद्र दासी पुत्र जिसका नाम था महापद्मन के द्वारा कर दी गई। तो ये जो महानंद था, इसको मार दिया एक शूद्र दासी पुत्र जिसका नाम था महापद्मानंद। अब देखिए, ये महापद्मानंद जो था, ये एक शूद्र दासी पुत्र था। शूद्र का मतलब आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ भारतीय समाज में प्राचीन काल से जो हमारा हिंदू धर्म था, ये 4 वर्गों में विभक्त था। इन 4 वर्गों में हमारे यहाँ सबसे उच्च जो रहा है वो कौन रहा है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद शूद्र। ये हमारे यहाँ 4 वर्ग रहे हमेशा स्टार्टिंग से, है ना। प्राचीन काल से ब्राह्मण सर्वोपरि माना जाता था, उसके नीचे क्षत्रिय आता था जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी से दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके बाद वैश्य वर्ग आता था, जिसका मतलब है व्यापारिक वर्ग। और शूद्र वर्ग एक तरीके से वो वर्ग होता था जो सेवक माना जाता था ना, गुलाम नहीं है। आगे चल के व्यवस्थाएं चेंज हुई तो लोगों ने इसको हीन भावना से देखना शुरू कर दिया। ये वो लोग हुआ करते थे जो समाज में ना तो व्यापार कर सकते हैं, ना सुरक्षा कर सकते हैं, और ना ही समाज में ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि ये ज्ञानी होते थे। ब्राह्मण जो है ना, पंडित, ज्ञानी हुआ करता था ना। पंडित कोई जाति नहीं थी, वो आगे चलकर अब बन गई जाति। पंडित का अर्थ हुआ करता था कि ज्ञानी व्यक्ति, जिसको जो विद्वान हो वही पंडित है। तो जो भी पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएगा वो पंडित बन जाएगा। जब विद्वान बना था, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो। मैं कभी साधु की जात थोड़ी ना पूछते हैं, उसका ज्ञान देखते हैं कि साधु में ज्ञान कितना है। तो ये ज्ञानी लोग हुआ करते थे जिनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी पूरे समाज को संगठित करना, उनको जोड़कर चलना ज्ञान के बेसिस पर। कब कहाँ किस प्रकार का ज्ञान देना है जिससे लोगों में संगठन हो, लोग जुड़े।
लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहें, समाज में हिंसा न फैले, समाज हमारा अहिंसात्मक रहे। ये सारी जिम्मेदारी किस वर्ग पर होती थी? ब्राह्मण वर्ग पर होती थी, क्योंकि ये ज्ञानी होते थे। इस पूरे समाज की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी, वो किस पर है? क्षत्रिय पर। ये सुरक्षा करते थे समाज की, यानी रक्षा और सुरक्षा का जो दायित्व था वो क्षत्रिय वर्ग के ऊपर था, और जो वैश्य वर्ग था इसका दायित्व था पूरे समाज को व्यापार कराना। ये व्यापारिक वर्ग था। और शूद्र वर्ग वो वर्ग हुआ करता था जो इन तीनों की सेवा करेगा। सेवा करने से मतलब जो ना ज्ञानी है, ना रक्षा सुरक्षा कर सकता है, ना व्यापार कर सकता है, बल्कि केवल क्या कर सकता है? सिक्योरिटी न देकर, व्यापार न देकर, ज्ञान न देकर इन सबके लिए सहयोग दे सकता है। तो सहयोग देने वाला अर्थात आप कह सकते हो सेवक। आगे चलकर ये सेवक दास बन गया और शूद्र गुलाम बनने लगे, दास बनने लगे। तो वही शूद्रों का आप ऐसे करके मान के चलो शोषण होना क्या हो गया? शुरू हो गया। हमेशा समाज में उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण किया है, कोई भी समाज रहा हो, कैसा भी समाज रहा हो। जिस प्रकार हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी प्रकार का समाज देखने को मिला है ऐतिहासिक दृष्टि से। ये मेरे शब्द नहीं है, ये इतिहास की अवधारणा है। इतिहास में हमने देखा है कि हमेशा एक बड़े राजा ने छोटे राजा के अधिकारों का हनन किया, छोटे राजा ने अपने से छोटे राजा का हनन किया। तो यहाँ पर इन उच्च वर्ग के लोगों ने, तीनों ने हनन किया किसके अधिकारों का? शूद्रों के अधिकारों का। यानी जो हमारा राजा था नंदवंश का संस्थापक महानंदिन, इस महानंदिन के संबंध जो थे वो एक शूद्र दासी से हो गए, यानी ऐसी महिला से इसके संबंध हो गए जो क्या है? शूद्र। अब देखो, शूद्र महिला के साथ संबंध हो गए, संबंध होने के बाद एक पुत्र पैदा हो गया जिस पुत्र का नाम था महापद्मानंद। उसी को हम क्या कहते हैं? महापद्मानंद। और जब महापद्मानंद बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो पापा कहाँ है? तो ये केवल और केवल दासी के साथ संबंध बना सकते हैं, दासी को पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। यही इसके अधिकारों का हनन है। प्राचीन काल में बहुत सारी जगह मैंने देखा है, पढ़ा है कि महिला का ही शोषण किया गया है, चाहे वो शूद्र वर्ग की हो, चाहे वो वैश्य वर्ग की हो, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग की हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करती हो। यानी कहीं भी ऐतिहासिक अगर कोई संधि हुई है, कोई युद्ध हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसमें बलि के रूप में जो चढ़ी है वो एक महिला चढ़ी है। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, इन्हीं का ही योगदान रहा है, इन्हीं का बलिदान रहा है स्टार्टिंग से लेकर और आगे तक। मैंने पढ़ा तो उसमें यही देखने को मिलता है कि महिला वर्ग का हमेशा शोषण हुआ है। तो जब इसके साथ संबंध हो गया और संबंध होने के बाद पुत्र हो गया, लेकिन इन्होंने इसको पत्नी का दर्जा दान नहीं किया। आगे चलकर जब पुत्र बड़ा हुआ महापद्मानंद, तो इसको इस बात पर बहुत क्रोध आया कि उसने पूछा माता से कि मेरे पिता कौन है? तो पिता तो है, पर वो तुझे अपना पुत्र का नाम नहीं दे सकते। तो नाम नहीं दे सकते, उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात को लेकर इसके अंदर हीन भावना जन्म ले गई, यानी इसके अंदर क्रोध पैदा हो गया महापद्मानंद के अंदर। और ये क्रोध पैदा हुआ किससे? क्षत्रिय वर्ग से। क्योंकि ऐसा माना जाता है ये महानंदिन जो थे ये क्षत्रिय थे, और जब ये क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का इन्होंने शूद्र दासी के साथ संबंध बनाया, तो इसको बहुत ज्यादा क्रोध हुआ पूरी की पूरी संपूर्ण एक जाति से, जिसका नाम था क्षत्रिय जाति। तो आगे चलकर इस महापद्मानंद ने, शूद्र दासी पुत्र महापद्मानंद ने महानंदिन की क्या कर दी? हत्या, अपने पिता को मार दिया। और अपने पिता को मारने के बाद ये रुका नहीं, आगे चलकर गद्दी पर बैठ गए महापद्मानंद, और महापद्मानंद की उपाधि छत्रांतर, एक रात, इसको एक रात लिखेंगे। छत्रांतक यानी छत्रहंतक, क्षत्रियों को मारने वाला। इसने ढूंढ ढूंढ कर सारे क्षत्रियों को, उस समय के सारे क्षत्रियों को मार दिया। यानी इसको एक विशेष जाति से घृणा हो गई। ऐसे मानो कि एक विशेष जाति से इसको क्रोध उत्पन्न हो गया कि ये क्षत्रिय लोग ही समाज को दूषित कर रहे हैं। ये शूद्र महिलाओं के साथ संबंध तो बना लेते पर उनको पत्नी का दर्जा नहीं देते, इस प्रकार समाज दूषित हो रहा है। तो उसने उस समय के सारे क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मारा, और जब ढूंढ ढूंढ के मारा तो ऐसा पहली बार देखने को मिला कि क्षत्रिय लोग पिटे
और शुद्ध लोगों ने उनको मारा। हालांकि हमेशा शासन जो किया है वो उच्च वर्ग के लोगों ने किया है, निम्न वर्ग के लोगों ने नहीं किया है। लेकिन यहाँ से गद्दी पर बैठा है निम्न जाति का व्यक्ति जिसका नाम है महापद्मन, और वो शूद्र है जाति से, और बैठने के बाद उसने उच्च जाति के क्षत्रिय लोगों को मारना क्या कर दिया शुरू, इसीलिए इसको उपाधि दी गई छत्रांतक या एक राज। अब देखो ऐसा नहीं कि खराब व्यक्ति महापद्मन, ये महापद्मानंद ही वो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अब तक जितने भी मगध पर गद्दी पर राजा बैठे, यानी मगध के सभी राजाओं में सबसे ज्यादा योग्य और शक्तिशाली महापद्मानंद। ऐसे करके तो कभी पूछता है कि प्राचीन काल में यानी मगध, तो आप कह सकते हो महापद्मानंद अब तक के सभी राजाओं में, सभी शासकों में सर्वाधिक श्रेष्ठ और योग्य शासक था। तो महापद्मानंद सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है मगध में। मगध में जितने भी गद्दी पर बैठे, चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, चाहे वो उदयन हो, चाहे उसके तीनों पुत्र हो, चाहे शिशुनाग हो, चाहे कैलाशोक हो, जितने भी राजा बैठे इन सभी राजाओं में अब तक सबसे ज्यादा योग्य और श्रेष्ठ कौन माना गया है? महापद्मन। यही वो पहला राजा है जिसने कलिंग को जीता। हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में कलिंग क्षेत्र, कलिंग पड़ता है उड़ीसा वर्तमान, अगर आप वर्तमान में कलिंग की स्थिति देखना चाहे तो आज का जो उड़ीसा राज्य है वही कभी कहलाता था कलिंग साम्राज्य। और हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में कलिंग साम्राज्य को जीतने वाले सिर्फ दो ही राजा थे, एक पहला राजा महापद्मनंद और दूसरा राजा सम्राट अशोक। तो पहली बार कलिंग को जीतने का श्रेय किसको जाता है? महापद्मनंद। तो आगे लिखेंगे महापद्मानंद ने ही पहली बार कलिंग की विजय की थी। कलिंग का शासक खारवेल था। यानी जिस समय महापद्मनंद कलिंग गया, उसने आक्रमण किया और उन्होंने कलिंग को जीता, तो कलिंग में शासन कौन कर रहा था? राजा खारवेल। अब हमें ये इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता? तो इस बात की जानकारी हमें उसी हारने वाले राजा खारवेल से मिलती है। तो कलिंग पर महापद्मनंद ने आक्रमण किया, इसकी जानकारी का स्रोत खारवेल का एक अभिलेख है ना। तो आप कहेंगे कलिंग का शासक खारवेल था जिसने, यानी खारवेल ने जिसने अपने अभिलेख हाथी गुम्फा, क्या नाम है उस अभिलेख का? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग का शासक खारवेल था जिसने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मानंद की विजय का उल्लेख किया है। अब देखो खारवेल हारा भी, और हारने के बाद खुद ही एक अभिलेख जारी करा रहा है, और उस अभिलेख में ये भी लिखवा रहा है कि हमारे ऊपर आक्रमण किया मगध के राजा महापद्मानंद ने, और महापद्मानंद ने हमें हराया, और महापद्मानंद ने हरा कर हमें हमारा साम्राज्य पुनः वापस कर दिया। यानी महापद्मानंद बहुत अच्छे आदमी है। ऐसा भी इतिहास में पहली बार देखने को मिला। कोई भी राजा कभी भी किसी से हारता है तो अपने किसी भी ग्रंथ में अपनी हार का वर्णन नहीं कराता।
लेकिन खारवेल ने अपनी हार का वर्णन किया और महापद्मानंद की विजय का वर्णन किया, और ये भी बताया कि महापद्मानंद बहुत अच्छे हैं बाय नेचर। अच्छे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे साम्राज्य को जीतने के पश्चात वहां पर नरसंहार नहीं किया, वहां की जनता को दास नहीं बनाया, क्योंकि ये दास वाला जीवन खुद जी कर आया था। इसको पता है दास वाला जीवन कितना कष्टकारी होता है। एक शुद्ध दासी पुत्री तो था महापद्मानंद, तो इसने वहां की जनता को दास नहीं बनाया, बल्कि वहां की जनता को भी अपने प्रजा की तरह से माना और वहां की सुख सुविधाओं पर भी विचार किया। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि खारवेल ने कलिंग में नहर खुदवाई। भारतीय इतिहास में पहली बार नहर खुदवाने वाला शासक महापद्मानंद। तो इसी अभिलेख से यानी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलता है महापद्मानंद ने कलिंग में नहर खुदवाई थी। यानी सिंचाई व्यवस्था को लेकर जब वहां पर समस्याएं उत्पन्न हुई तो इस सिंचाई व्यवस्था का समाधान करने के लिए मगध के साम्राज्य के शासक महापद्मानंद ने कलिंग में क्या करवा दी? नहर खुदवाई। टूकड़ा आदमी था। अब ये महापद्मानंद और महापद्मानंद का दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा, ऐसे करके इस वंश में 9 राजा हुए और इसी वंश का आखिरी राजा था, अंतिम राजा था, 9वां राजा, जिसका नाम था घनानंद, है ना। तो बीच के राजाओं का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। उसका रीजन ये, इतिहास 2 लोगों पर चर्चा करता है, या तो वो जिसने कुछ किया हो या वो जिसके ऊपर आकर किसी ने कुछ किया हो, या तो उसने हराया हो या फिर वो हारा हो, उन्हीं का इतिहास वर्णन करता है। बाकी लोगों का वर्णन इतिहास नहीं करता। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन था इस वंश का? इसी वंश का अंतिम, और जो अंतिम था ना वही 9वां था। अंतिम या 9वां शासक घनानंद हुआ। अब ये घनानंद ना, ये भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा क्या है, भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस है घनानंद। तो यहां से बात करेंगे फिर हम अभी घनानंद।